हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आ गए हैं हम एक ज़बरदस्त मॉड्यूल के साथ पेपर 1 का डे 13 का, जिसमें हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग। और इसमें फुल समरी है कि जितने भी प्रकार के आते हैं, क्या वेटेज रखते हैं, क्या कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब है। और ख़ास बात इसमें है ये है कि आपके लिए टिप्स भी हैं, ट्रिक्स भी हैं, ट्रैप्स भी हैं और रियल PYQs भी हैं और एडिशनल प्रैक्टिस शीट भी है। वो कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे द डोज यू नीड में। आप जाओगे, सर्च कर लोगे तब मिल जाएगी, वरना आप बताना अगर आपको QR चाहिए हो, आई विल शेयर द QR, आपको वहाँ से मिल जाएगी। मैं कमेंट में भी डाल दूँगी, डेट्स नॉट द बिग डील। आप ढूंढ लोगे, आप होशियार हो, है ना। ढूंढने वाला हर कोई भगवान ढूंढ लेता है ना। ये तो फिर भी प्रैक्टिस शीट है, एक चैनल ही तो है, आप ढूंढ लोगे। ठीक, अगली बात हम बात कर रहे हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग की टिप्स ट्रिक्स सारी टॉपिक वाइज समरी लेके आए हैं, क्योंकि लेटली आई वॉज नॉट वेल और मेरे को इनकन्सिस्टेंट भी नहीं रहना था। मेरे को आपको पढ़ाना भी है, कराना भी है ना, और भी 36 चीज़ें हैं। उसके बावजूद मैं आज बहुत ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करके ये क्लास लेके आई हूँ कि हाँ, मैं पढ़ाऊँगी, है ना। तो अगर बीच बीच में आपको लगे कि मैं को कुछ कुछ हो रहा है तो आई विल टेल यू। चलो, इतना तो रिलेशन बन गया हमारा, है ना। चलो, अब सबसे पहले बिना किसी देरी के, क्योंकि अभी बच्चों का वो होने लगा है कि मैम आप ये क्या करा रही हैं, तो हम करा रहे हैं मास्टर सीरीज़ की साइकिल 2 में डे 13, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने साइकिल 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये 3 यूनिट बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए, और साइकिल 2 में हमने लॉजिकल रीजनिंग से किया था। तो हमारा डे 11, डे 12 और डे 13 लॉजिकल रीजनिंग के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें हम आपको बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दे रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि उसके साथ हम आपको टिप्स दे रहे हैं, ट्रिक्स दे रहे हैं, ट्रैप्स दे रहे हैं और रियल PYQs दे रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या चाहिए बताइए, प्रैक्टिस शीट भी दे रहे हैं, है ना। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो कमेंट डाउन, आई विल शेयर, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। इसी बात पे अगर चैनल पे नए हो तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाओ। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कराने को हम बैठे हैं, हम कराएंगे, है ना। और कोई क्लिक बेट, कोई हुक आपको मिलने वाला नहीं है। तो भले ही आपको कुछ भी बड़ी बड़ी बातें देखने को ना मिले, लेकिन हाँ, काम की बात सारी देखने को मिलेगी। ठीक, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, तैयार हो जाओ। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं सीरीज़ कंप्लीशन पे। अच्छा, किसी ने अभी चैनल देखा होगा तो उस पर एक नई लाइन देख रहे होंगे कि स्टडी वाइजली नॉट ब्लाइंडली। डेट्स द केस कि मैं देख रही थी बच्चों को परेशान होते हुए कि आधी चीज़ यहाँ से पढ़ ली, आधी चीज़ यहाँ पढ़। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे से ही पढ़ो, आई एम सेइंग कि किसी से भी पढ़ो दुनिया में, तो बट कंसिस्टेंट होके उस टीचर का हाथ पकड़ के पढ़ो। क्योंकि क्योंकि आधा आप एक्स, आधा आप वाई, आधा आप जेड, मतलब आप अलग ही अलग लोगों से, अलग अलग आइडियोलॉजी के हिसाब से, अलग अलग पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे हो। किसी ने ये चीज़ स्टार्टिंग में ही करा दी होगी, किसी ने कोई चीज़ बाद में कराई होगी। तो आप अगर बिखेर के पढ़ रहे हो ना, तो आप भी बिखर ही जाओगे, है ना। तो इसलिए आपको जहाँ कुछ सिस्टमेटिक लग रहा हो, बंधा हुआ मिल रहा हो, वहाँ पर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। डैट्स द केस। अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले जो आता है टाइप्स ऑफ, अगर मैं बात करूँ तो वो आता है सीरीज़ कंपलीशन, जिसमें आपको नंबर सीरीज़ मिलती है, लेटर सीरीज़ मिलती है या मिक्स सीरीज़ भी मिलती है, जैसे हम अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ भी बोल देते हैं, है ना। अब आपको फिर से ये सेटअप हिलता हुआ दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, आई विल मैनेज इट। हाँ, तो आपको सीरीज़ कंपटीशन में क्या क्या देखने को मिलता है? एक लेटर, नंबर और मिक्स्ड। इन तीनों में क्या होता है कि आपको कोई ना कोई पैटर्न देखना होता है, जो कि एक सीक्वेंस में होता है, और उसमें मिसिंग टर्म या नेक्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना होता है। इतनी बात मालूम है। टाइप्स भी आपको मालूम है कि वो अर्थमेटिक होती है, ज्योमेट्रिक होती है, स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज़ होती है ना, इंटरलीव्ड सीरीज़ होती है, प्राइम सीरीज़ होती है, कोई स्टाइल होती है। लेटर सीरीज़ में भी आपको मालूम है कि A से Z तक आप सारे नंबर्स लिख लेते हो। किस तरह से लिखते हो वो भी मैंने आपको कल बताया था ना, कैसे A से M तक, फिर N से लेकर Z तक, और सारी नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 नीचे तक। ठीक, और अपोजिट वाले का भी याद रखते हो कि, और रिवर्स ऑर्डर। ठीक, ट्रिक ये है कि हमेशा डिफरेंस को आप कैलकुलेट करो नंबर्स के बीच में या फिर लेटर्स के बीच में, और आपको अपने आप मिल जाएगा। आप
रेशियो भी चेक कर सकते हो, तब भी आपको मिल जाएगा। इंटरलीव्ड सीरीज ट्रैप कहाँ पे होता है, जैसे 2 है, 3 है, 6 है, 9, 18 है, तो ये ना अल्टरनेट सीरीज आ रही है, समझ रहे हो, जैसे 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा तो इंटू 3 हो रहा है, या फिर यहाँ 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये क्या है, इंटरलीव्ड सीरीज ट्रैप्स हैं। आ गया समझ में। अगली बात हम करें, एनालॉजी आता है, वर्ड, नंबर, लेटर, पैटर्न। अब आप कहोगे कि मैम ये सब तो मालूम है, हमें क्वेश्चन चाहिए, तो हम क्वेश्चन का भंडार लाए हैं, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। एनालॉजी आपको मालूम है, ये मैं फटाफट करा रही हूँ ना, कर लो बस। आपको रिलेशनशिप निकालना होता है कि वो क्या है क्या नहीं है, ऑड वन आउट, और ऐसे सारी नंबर एनालॉजी आती है, जैसे 4 6 5 25। तो यहाँ आपको दिख गया कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो आपको मालूम है कि अगला नंबर अगर 6 लिखा है तो आप उसका 36 लिख देंगे ऑटोमेटिकली। आ गया समझ में। इट्स ऑलवेज कि आपको ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना है, केवल नंबर्स नहीं। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट आता है, जहाँ आपको 3 चीज़ें एक सी दिखती हैं, एक अलग मिलती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि 2 आंसर ऑड लग सकते हैं, बट आपको वो वाला ऑप्शन उठाना होता है जो बहुत ही ऑड होता है। लाइक लेटर ग्रुप में अगर आपके पास 3 डबल कॉन्सोनेंट्स हैं और एक नहीं है, तो आपको ये मालूम होगा कि डेट वन ऑड आउट इवन इफ मीनिंग सजेस्ट। ठीक, आपको मतलब लेटर ग्रुप्स में भी देखने को मिल जाएगा कि 3 कॉन्सोनेंट हैं, एक वावल है ना, या फिर 3 कॉन्सोनेंट जो हैं उनकी जो नंबरिंग है वो इवन है या ऑड है, ऐसे करके चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कोडिंग डिकोडिंग में भी आप वही करते हो कि जो भी नंबर लिखा होता है, जो भी आपका वर्ड लिखा होता है, उसकी आप नंबरिंग करते हो, फिर कोड डिकोड करते हो, फिर देखते हो कि लेटर में शिफ्ट कितना आ रहा है, +1 का आ रहा है, -1 का आ रहा है, या रिवर्स अल्फ़ाबेट है। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें ट्रिक क्या है कि राइट द ओरिजिनल वर्ड एंड इट्स कोड्स साइड बाय साइड, और फिर मैप कर लोगे, आसानी से चीज़ें होती जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे बैंकिंग या फिर एसएससी टाइप बहुत हार्ड कोर सवाल नहीं आते, इजी ही आते हैं जो आप पहचान लोगे। ठीक है, बहुत मिनिमल से आते हैं, आप आराम से कर लोगे, इतना डरने वाली चीज़ नहीं है। बस बच्चे डरते हैं कि ये क्या आ गया। ऐसे ही मैथमेटिकल एबिलिटी में बच्चे डरते हैं, बट वो कोई डरने वाली इतनी कोई ख़ास चीज़ होती नहीं है। वो भी हम कराएंगे, वो भी हम बताएंगे। ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या फैमिली ट्री बनाना होता है। कल भी मैंने बताया था कि हमें मेल फीमेल हम सिंबलाइज कर देते हैं। मेल को आपका जिससे मन करे उससे कर लो, मतलब इट्स लाइक कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपने मेल को ट्राइंगल से किया है या स्क्वायर से किया है या रेक्टेंगल से किया है, डजेंट मैटर। ठीक, आपको समझ में आना चाहिए, वो आपकी मेमोरी में होना चाहिए कि मेल ये है, फीमेल ये है। मैरिड में हम डबल साइन इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, और सिबलिंग्स वगैरह में मतलब इट्स लाइक कि आपको समझ आना चाहिए। आप कैसा भी डायग्राम बनाओ, बस आपको समझ में आना चाहिए। एक जनरेशनल गैप आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये इनके हस्बैंड है, ये इनकी वाइफ है, ये इनका बच्चा है, ये इनके ग्रैंडफादर है। ठीक है, ऐसे करके आपको समझ आना चाहिए। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ टाइप वाला आ जाता है कि ये उसको देख के वो कर रहा है। जैसे माई मदर्स ओनली सन, अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि मैं खुद की बात कर रही हूँ, है ना। तो ऐसे करके आप बैकवर्ड्स में भी अगर पढ़ोगे तब भी आप चीज़ें आसानी से करते जाओगे। डायरेक्शन सेंस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमेशा आपको पूछ लेता है कि बच्चा यहाँ से चला, स्कूल गया, ट्यूशन गया, चिज्जी खाने गया, चिज्जी खा के फिर अपनी दोस्त से मिलने गया, दोस्त से मिलने फिर अपने घर आया, तो बताओ कितनी दूरी पे, कितने टर्न लिए उसने, उससे आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा लेते हो कई बार। ऐसा करके जब ऐसा ट्रायंगल बन जाता है ना, 90 डिग्री होता है, आपको क्या करना है, नॉर्थ तो आप फिक्स कर देते हो, है ना। उसके बाद आप कहीं पे भी कुछ भी चलाते हो, आपको मालूम है, इतना मालूम होगा। ठीक, लेफ़्ट राइट डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो। और शेडो ट्रिक आपको मैंने कल बताई है कि मॉर्निंग में सन ईस्ट में राइज करता है, तो शेडो कहाँ पड़ेगी, वेस्ट में। इसके अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आप समझ जाओगे। और इवनिंग में क्या है कि शेडो फॉल्स ईस्ट। ठीक, शेडो बिहाइंड फेसिंग ईस्ट, शेडो इन फ्रंट फेसिंग वेस्ट। तो ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखोगे, वरना जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे जब कॉमन सेंस लगाते हैं कि अच्छा धूप मेरे सर पे पड़ रही है या मेरे आगे से पड़ रही है, आगे से धूप पड़ेगी तो आपकी परछाई पीछे ही बनेगी ना, दैट्स द थिंग। डिस्प्लेसमेंट में आप पाइथागोरस यूज़ कर लेते हो, जैसे कि मैंने बताया। ठीक, डायरेक्शन में आप एंटी क्लॉकवाइज वाला सेंस भी याद रखते हो कि इतना एंटी क्लॉकवाइज चला, इतना क्लॉकवाइज चला,
तो आप जहाँ पे डिग्री दे रखी होती है उसको आप कैंसिल आउट कर देते हो और फिर रिजल्टेंट जो भी बचता है उसके हिसाब से आप चीज़ें डायरेक्शन निकाल लेते हो, है ना। अगर मैं कह रही हूँ कि 90 क्लॉकवाइज चला, 90 एंटी क्लॉकवाइज चला, डेट्स कि वो इक्वल हो गया, वहीं पे रुका आ गया लौट के, है ना। ऐसे करके चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। स्लॉगिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आता ही आता है। अभी मैं आपको सारा वो दिखाऊंगी भी कि कौन से में कितने नंबर का क्या क्या आता है। जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट हेयर टू सेल द होप, तो प्लीज़ इस चक्कर में मत रहना कि मेरे से कोई चटपटी बात होगी। अभी चटपटी बात नहीं होगी, काम की बात होगी, ठीक है। चलो वो बात अलग है, काम की बात में आपको बीच बीच में हंसा देंगे, मुस्कुरवा देंगे, पानी पिलवा देंगे, है ना, नाश्ता करवा देंगे। बट आप कहो कि मैं यहाँ बैठ के गप्पे मारूँ, दैट्स नॉट माई केस। और हाँ, बट स्लोगन्स में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, है ना। एक बात है, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को मालूम है और इंग्लिश वाले बच्चों को मैं 2-4 बार बता चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पेपर 1 के बच्चे छूट जाएं, तो मैं उन्हें भी बताऊँगी। चलो अभी बताऊँगी। पहले ये देखो, स्लोगन्स ये है, और मैं पूरी एनालिसिस करके आई हूँ, तो दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी हाथ में रखे बैठिएगा और नोट कर लीजिएगा कौन से टॉपिक पे आपको कौन सा ज़्यादा जोर देना है। और अपना वीक पॉइंट कि मैम मुझे ये नहीं आता, मैम मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता, अभी मैं 7वें टॉपिक पे हूँ ना, अपना वीक पॉइंट कमेंट डाउन कर देना बच्चे। मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूँगी चीज़ों का, पर्सनली मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी कि आपका वो शॉर्ट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऑल यू हैव टू कमेंट डाउन, वरना मेरे को सपना थोड़ी आएगा कि फलाना बच्चा फलाने प्रदेश में बैठ के फलानी चीज़ देख रहा है और उसको ये समझ नहीं आया। बताओ मेरे को, बात करो, डरो मत, डराऊंगी नहीं। स्लोगन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट हमें मिले हुए होते हैं और हमें ये चेक करना होता है कि क्या कंक्लूजन फॉलो कर रहा है लॉजिकली या नहीं कर रहा है। लाइक हमारे पास स्टेटमेंट का टाइप होता है ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए इज़ बी और सम ए आर नॉट बी। तो यहाँ पे एक तो आप वो वाली चीज़ लगा लेते हो, अगर मैं कहूँ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, है ना, उसको अगर आपको नहीं लगाना है, उसको अगर आपको नहीं लगाना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्लॉग में हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम इजी मेथड से चलते हैं। और मतलब मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि जिसने भी ये मेथड बनाया है उसने बहुत बेहतरीन मेथड बनाया है। मैं ये नहीं कह रही मेरा बनाया हुआ है कुछ भी है, मैं भी हम लोग भी ऐसे ही सीखे हैं, है ना। तो हम चाहते हैं बताना कि जिसने भी बनाया है बहुत बेहतरीन बनाया है कि हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि ऑल वाले केस में ऑल है या नो है इसको हम 100 वैल्यू देते हैं, और जो सम है फ्यू है इसको हम 50 वैल्यू दे देते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है कि पहले ऑल में आप ए को 100 मानोगे, लो मैं लिख देती हूँ। अब आपको मालूम है मैं लिखने को आऊँगी तो क्या होगा, मालूम है ना आपको? हाँ ठीक, नहीं मालूम है तो मेरे बच्चे नहीं हो आप, मालूम चल जाएगा, ठीक। ए को हमने 100 लिख लिया क्योंकि आर ऑल वाला है, फिर इसके अगला वाला क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। 80 नहीं हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं टेक्स्ट से लिख देती हूँ। अगर मैं कहूँ बी कितना हो जाएगा तो बी हो जाएगा 50, ठीक। अगर मैं सम की बात करूँ, अगर मैं सम की बात करूँ तो सम भी कितना हो जाएगा 50। अब क्योंकि सम 50 है तो इसके आगे वाला भी बी कितना हो जाएगा 50, ठीक। ये चीज़ मैंने आपको डे 1 में समझाई है बहुत अच्छे से, डे 1 में का मतलब है डे 11 में, बट मैं फिर से बता रही हूँ। अब जैसे नो है तो नो वाले केस में आपको 100 लिखना है, ठीक। फिर बी अगले वाले केस में आपको क्या करना है, नो वाले केस में ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये काम की चीज़ है। क्या याद रखना है कि नो वाले केस में हमें दोनों तरफ 100 ही लिखना है, ठीक है। आ गया समझ में? अगर मैं बात करूं तो नो वाले केस में हमें दोनों तरफ 100 ही लिखना है। आई होप कि मेरे पास अगर पेन टैब होती या कुछ होता तो मैं और अच्छे से समझा पाती, बट मेरे पे अभी ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख लिख के फटाफट समझा पाऊँ, है ना। तो मेरे को थोड़ी सी मुश्किलाहट हो रही है, बट द थिंग इज़ कि आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो ऐसे मतलब ये समझ लो कि आपको ये याद रखना है कि आप 100 से 50 पे जा सकते हैं, 50 से 100 पे नहीं जा सकते हैं,
मतलब अगर मैं कहूँ कि आप 100 से 50 पे जा सकते हैं, ठीक, बट आप 50 से 100 पे नहीं जा सकते हैं, ठीक। आ गया समझ में? आ ही गया होगा, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं आपको क्यों नहीं वैसे बता पा रही हूँ। आपके पास कोई आइडिया हो जिससे मैं आपको ऐसे लिख लिख के समझाता हूँ तो आप मेरे को बताना, है ना। आई विल ट्राई कि मैं ऐसा कुछ नई चीज़ लाऊं जिससे मैं ये काम कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भी जब मैं ऐसे पूरे दिल से नहीं पढ़ा पाती हूँ ना कि मेरे को लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आ रही है, तो वहाँ मेरा फिर मन वैसा सा हो जाता है। तो आपको गोल्डन रूल क्या याद रखना है कि जहाँ पे ऑल वाला केस होगा वहाँ पे, जहाँ पे ऑल वाला केस होगा वहाँ पे ऑल ही आएगा। लाइक A to B, अगर A to B ऑल है, ठीक, और B to C ऑल है, तो A to C भी ऑल ही होगा। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा गोल्डन रूल। दूसरी बात मैं अगर कहूँ कि ऑल से सम, ऑल है और सम है, मतलब एक ऑल वाला है एक सम वाला है, तो यहाँ पे दोनों ऑल होते तो तीन। अगर मैं कहूँ कि ऑल A आर B एंड ऑल B आर C, तो आपका मतलब हो जाएगा कि ऑल A आर C। अगर मैं कहूँ कि सारे A B हैं और सारे B C हैं, इसको आप बेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ बेन डायग्राम से कैसे कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि सारे A, ये मेरा A है, ठीक, मैं कहूँ अगर मेरे सारे A क्या है, B हैं, गोला देखो अमीबा बन रहा है, क्या है, B, सारे A क्या है, B, और मैं कह रही हूँ कि सारे B जो हैं वो क्या हैं, भाई थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, समझ जाना, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। A, सारे A B हैं और सारे B C हैं, तो मैं क्या ये पूरा ऑल वाला केस चल रहा है। कौन सा केस चल रहा है ये जो मैं कह रही हूँ, गोल्डन रूल याद रखना, वो इसलिए कह रही हूँ, ये कौन सा केस चल रहा है, ऑल वाला, ठीक। तो इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो भी ऑल ही आएगा, समझ गए कैसे ऑल आएगा। इसमें मैं कह सकती हूँ कि, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि जब सारे A B हैं, सारे B C हैं, तो मैं क्या ये नहीं कह सकती लाओ रंग बदलूँ। मैं अपने रंग नहीं बदल रही हूँ यार, पेन का कलर बदल रही हूँ, ऐसे तो मत सोचोगे भाई, चलो तो क्या मैं कह सकती हूँ कि सारे A जो हैं वो C भी हैं, कह सकती हूँ ना। डेट्स द केस जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मुझे लगता है अब समझ आ गया होगा कि जहाँ पे ऑल वाला केस होता है, जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि सारे A B हैं और सारे B C हैं, ऑल वाला केस है, तो वहाँ पे मैं कहूँगी कि सारे A C भी हैं, ऑल वाला केस। यही बात है जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ गोल्डन रूल में। आ गया समझ में? अगली बात अगर मैं कहूँ, अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू पे ही आ जाता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जहाँ पे ऑल और सम वाला केस आ रहा हो, ये आप वेन डायग्राम से भी करोगे ना तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि ऑल और सम मिल रहे हैं, ठीक, ऑल और सम मिल रहे हैं कि ऑल A आर B और सम A आर B। सारे A B हैं बट कुछ A B भी हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कुछ A C भी है। लाइक अगर मैं कहूँ कि ऑल A आर B, अगेन इफ आई एम सेइंग लाइक वाओ, मेरे को यहाँ बना लेते, नहीं यहाँ तो बहुत दूर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि सारे A छोटा सा बना दूँ बेटा, समझ जाओगे। सारे A अगर B हैं, ठीक, सारे A अगर B हैं और कुछ B जो हैं वो C है, कुछ B जो हैं, अगर मैं कहूँ कि ये, अगर मैं कहूँ कि ये जो B वाला सर्कल है, समझ रहे हो, इसमें से कुछ जो हैं वो C है, ठीक।
इससे वाहियात राइटिंग मैंने ज़िंदगी में नहीं लिखी है। मैं कह रही हूँ कि सारे ए बी हैं और कुछ बी जो हैं वो सी हैं, तो क्या केस बनेगा कि कुछ ए, क्योंकि सारे ए बी हैं तो इसमें सारे ए बी हैं, मतलब इसमें ए भी आ रहा होगा, और ए भी आ रहा है मतलब कुछ ए सी है। आई होप समझ आ गया होगा, है ना। तीसरी बात क्या रखनी है, जहाँ पे सम और एनी का आ जाए वहाँ पे कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा। पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस ये होते हैं कि सम ए आर बी इज़ कंपैटिबल विद ऑल ए आर बी, पॉसिबिलिटी इज़ वैलिड अनलेस डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टेड। आ गया। वेन डायग्राम की अप्रोच लगाओगे चीज़ें होती जाएंगी। और आपको ये 150 वाला रूल आता है, वेल एंड गुड, क्योंकि मैं ऐसे लिख के बहुत ज़्यादा आपको ऐसे नहीं समझा पा रही हूँ इसके सारे केस। तो आए से कि अगर आपको यही वाला रूल सीखने का मतलब ऐसा बहुत दिल और जान से वो है, तो आप वो मतलब आई विल नॉट सजेस्ट एनी नेम, बट आपको जिससे अच्छा लगे आप समझ सकते हो, है ना। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मेरे से पढ़ रहे हो तो किसी और से बिल्कुल मत पढ़ो। आपको किसी दूसरे की कोई एक स्पेसिफिक चीज़ अगर अच्छी लग रही है तो आप वो पढ़ सकते हो, है ना। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूँ कि वेन डायग्राम सेट वेज रीजनिंग जो आती है उसमें यूज़ होती है। इसमें एक फॉर्मूला होता है कि जो यूनियन होता है ए और बी का, वो होता है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस बी। अब जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि अगर मेरे पास दो सेट हैं ए एंड बी, है ना, अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी और उनका कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, लेट्स से कि ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास ए है, ठीक, और ये मेरे पास पूरा सेट है, ठीक। तो ये जो मेरे पास ये जो पूरा सेट है ये मैं कह रही हूँ ये है, ठीक, यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ ए पता है इसमें कितना है, नंबर ऑफ ए इसमें बताऊँ मैं, नंबर ऑफ ए इसमें कितना है, ओहो, नंबर ऑफ ए इसमें कितना है, लो मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, मतलब कितना इंसान दिमाग लगाए, क्या करे, कैसे बताए। चलो, नंबर ऑफ ए, अब ग्रीन दिखा, तो नंबर ऑफ ए जो है वो ये वाला पार्ट है, मतलब ठीक, आ गया समझ में, आ गया। और नंबर ऑफ बी, मुझे लगता है इतनी चीज़ें तो आपको आती ही होंगी, बट द थिंग इज़ आई वांट कि कुछ रह ना जाए। तो नंबर ऑफ बी जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक। अब उसके अंदर मत पहुंच जाना कि ये है वो है। और इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है, पिंकी वाला पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, या लेट्स से येलो तो हमने कर दिया है, फिर पिंक ही ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ना, अभी ये देखो ज़्यादा हो गया बट समझ जाना, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, डैट इज इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के नंबर को ऐड करके पूरा ऐड करके इंटरसेक्शन जब हम हटा देते हैं तो हमें मिल जाता है यूनियन ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये बहुत यूज़ में आता है। और अगर ऐसे ही तीन होंगे तो इसमें तीन में ये सेट लग जाता है। और कौन सा, जब हम कह देते हैं कि कोई नहीं है नीदर, तो टोटल में से हम यूनियन माइनस कर देते हैं, हमें मिल जाता है, ठीक। कैटेगरी डायग्राम्स आते हैं, उन्हें आप कर लोगे। कॉमन एग्जांपल ये हैं कि ऑल प्रोफेसर्स आर ह्यूमन बट नॉट ऑल ह्यूमंस आर प्रोफेसर्स, सम प्रोफेसर्स आर टीचर। तो यहाँ आप क्या करोगे, ह्यूमन आउटर सर्कल में जो होगा वो कंटेन कर रहा होगा प्रोफेसर्स को, और प्रोफेसर और टीचर ओवरलैप कर रहे होंगे। इसका ज़रा मेरे को वेन डायग्राम बना के दिखाओ। कैलेंडर एंड क्लॉक बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। अभी हम दिखाएंगे रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट भी इतना नहीं आता है, बट आपको नहीं मालूम कब आ जाए, तो इसमें आप ये याद रख सकते हो कि टोटल इन रो इज पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट, पोजीशन फ्रॉम बैक -1। मतलब चाहे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ की दे रखी हो पोजीशनिंग, उनको ऐड करना है और 1 माइनस कर देना है, आपको रैंकिंग फॉर्मूला टोटल इन रो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा सर्कुलर अरेंजमेंट में भी आता है, आप वो सारी चीज़ें कर लोगे। टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्रैप्स आपको जो याद रखने हैं वो स्लोगन्स में याद रखने हैं कि आप पेन डायग्राम बनाइए, गैस मत करिए। सीरीज़ में आप डिफरेंसेस चेक करिए, रेशियो चेक करिए, स्क्वायर चेक करिए, और ब्लड रिलेशन में हमेशा आप डायग्राम बनाइए। ट्रैप्स जो अवॉइड करना है कि ऑल ए आर बी इज़ नॉट इक्वल टू ऑल बी आर ए। मतलब ये समझिए, ये 100 है, ये 50 है,
अब यहाँ पे आपने इसको 100 कर दिया, इसको 50 कर दिया, यहाँ ये 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ ये 100 है, यहाँ 50 है, हो ही नहीं सकता ना। ये आप रिवर्स में नहीं कर सकते। सम ए आर बी इज़ कंपेटेबल विथ ऑल ए आर बी। पॉसिबिलिटी ट्रैप्स हैं ये जो आपको लग सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। डायरेक्शन में आपको याद रखना है कि आपको ड्रॉ ही करना है, क्योंकि क्लॉक फार्मूला में एक ये जो है फॉर्मूला, इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि कभी अगर बाई चांस चीज़ आ गई तो आपको ये फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है। अगली चीज़ अगर मैं बात करूं कि कौन सा कितने नंबर का आता है, वो ये आता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको एक बात बताऊंगी, डैट्स द थिंग इज़ कि मैं एक लिस्ट बना रही हूँ 240 यानी कि 240 स्टूडेंट्स की, जो सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके, अपने JRF गोल को लेके, नेट के गोल को लेके, और चाहते हैं अच्छे से अच्छी चीज़ें, और एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा अगर उनका, मतलब सीधा सा क्राइटेरिया है। मैं जो लिस्ट बना रही हूँ उसमें आपका नाम तब आएगा कि हाउ एक्टिवली यू पार्टिसिपेट। मैं सारी चीज़ें, सारी वीडियो, सारे कमेंट सेक्शन बहुत ध्यान से नोटिस करती हूँ, सारी आपकी प्रतिक्रियाएं देखती हूँ, है ना। तो आई वॉन्ट कि आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देंगे, और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ही डिसाइड करेगा कि आप उस लिस्ट में हैं या नहीं। अब बात यह है कि उस लिस्ट की खासियत क्या है। उस लिस्ट की ये खासियत है कि वो 240 ऐसे टारगेटेड बच्चे होने वाले हैं जिन्हें एक तो जो मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट्स प्लान कर रखे हैं वो मिलेंगे। दूसरी चीज़, ऐसे उनको कुछ ऐसी चीज़ हमने देने का सोचा है, ऐसे बूस्टर कैप्सूल्स डोज, जो उनको, जैसा कि हमारे नाम भी है द डोज यूनिट, तो हम उनको एक हाई लेवल डोज देना चाहते हैं जिससे उनको फ़ायदा मिले। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम सीरियस एस्पिरेंट्स पे काम करें। तो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस, यू हैव टू शो योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये मत सोचना कि इनके कमेंट में मैं कमेंट डाउन कर दूंगा तो मेरा दोस्त देखेगा, उसको लग जाएगा मैं सीरियस हूँ। भाई उसको भी तुम इनकरेज करो कि वो करे, समझो, वो भी पढ़े, और वो कितना कंसिस्टेंट है, कितना चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे कि आप उन 240 बच्चों में हैं या नहीं। ठीक। तो अगर आपको ये बात आज पता लग रही है तो आज से ही अपना शुरू हो जाओ। ठीक। समरी टेबल की अगर मैं बात करूं कि टॉपिक वाइज एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी क्या रहती है, मतलब कितने एवरेज क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफ़िकल्टी का क्या लेवल होता है, और क्या अप्रोच लगानी चाहिए, कितना टाइम टारगेट करना चाहिए, ये सारा सिस्टमेटिक रिसर्च चीज़ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। सीरीज़ कंप्लीशन के 1-2 आ जाते हैं, एनालॉजी के 1, ऑड वन आउट का 1 आ जाता है ना, जो ईजी ही होता है, मतलब इतना लोड लेने वाली चीज़ नहीं होती है। ठीक है। ब्लड रिलेशन 1.5 मिनट तो मैंने बहुत लिख दिया है, मतलब मैक्सिमम है ये, समझ रहे हो। डायरेक्शन सेंस भी 1.5 मिनट मैंने बहुत लिख दिया है। ठीक। तो ये ऐसे ही हैं। स्लॉक के ज़्यादा आते हैं, 2-3 आते हैं, आप देख सकते हो, और मॉडरेट टू हार्ड लेवल आ जाते हैं जिसमें आपको वेन डायग्राम मेथड लगाना होता है। बाकी ये देख रहे हो 1-2 1-2 1-2, जिनके 1-1 हैं वो भी आप समझ पा रहे होगे। क्लॉक कैलेंडर के अभी तक तो इतने नहीं देखने को मिले हैं, बट हाँ वो वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने बताया वो याद रखोगे तो सेफर साइड पे रहोगे। अब हम आए हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हमारा क्वेश्चन आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग में कि हमारा नेक्स्ट टर्म क्या बनने वाला है। ये तो ईजी ही है। रियल PYQ आपको कल मैंने दिखाए थे ना ईयर के साथ, इसमें भी अभी आपको ईयर भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, आप तसल्ली रखो, है ना। पहले आप पैटर्न समझो, एग्ज़ाम पैटर्न समझो। सीरीज़ अगर मेरे पास है 3, 7, 13, 21, 31, तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि 3 से 7 में 4 का डिफरेंस है, 7 से 13 में कितने का डिफरेंस है। जल्दी बताओ, जल्दी, इतना टाइम नहीं है, जल्दी सोचो। लाओ मैं लिख देती हूँ। 3 से 7 कितना डिफरेंस आया है बताओ, 4 का। फिर 7 से 13 में कितने का डिफरेंस आया, 7 3 10 और 3 13, तो 6 का। फिर कितना डिफरेंस आया है 13 से। ये जो मैं लिखने में टाइम मेरा जा रहा है ना, ये टाइम लग रहा है, वरना इतने देर का है नहीं ये सवाल। 13 से 21 कितना जा रहा है, 8 का। फिर कितना जा रहा है, 10 का। ये तो अब तो सीरीज पहचान में आ गई ना। 10 के बाद कितने का जाएगा बताओ, ऐसे ही सवाल आते हैं। 10 के बाद कितने में जाएगा बताओ, 12। तो 12 जब 31 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 31 और 10 41, 41 और 2 43, 43।
आ गया समझ में? 31 में 12 ऐड किया उसका, कोई कहेंगे आप बिल्कुल हिंदी पे पहुंच गई। भाई 31 में बस 12 ही ऐड किया है मैंने, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करती है। स्लोगेज्म की अगर मैं बात करूँ, ये कह रहे हैं ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव। अब मेरी पेंसिल कहाँ गई? अब तो मुझे ये बताओ, ये मूव क्यों नहीं कर रही है? चलो, ये कह रहे हैं कि ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, आई वॉन्ट कि मूव कर जाए। हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं कि ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव। अब मेरी पेंसिल कहाँ गई? सम फ्लावर्स आर एक्सपेंसिव, और नहीं, स्टेटमेंट आपको क्या दे रखा है? आपको स्टेटमेंट पे नज़र बना के रखनी है कि ये कह रहे हैं कि जितने सारे फूल होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, और कुछ खूबसूरत चीज़ें महंगी होती हैं। ठीक है, कुछ खूबसूरत चीज़ें महंगी होती हैं। तो आप इसमें ये समझिए, ये कह रहे हैं कि सम फ्लावर्स इज एक्सपेंसिव, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर फ्लावर, कि क्या सारी ब्यूटीफुल थिंग्स फ्लावर्स होती हैं? ये सारी कुछ फूल एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसमें आपको अगर बेन डायग्राम बनाना है तो आप बेन डायग्राम बना लो। ये देखो, ये जैसे नेट पैटर्न ही है। ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल अगर मैं कह रही हूँ तो यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि ये मेरा फ्लावर्स वाला है ना, रुक जाओ, ये मेरा क्या है? फ्लावर्स वाला है। ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब है कि ये आ गया। ठीक, अब ये कह रहा है सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव। ये मेरा ब्यूटीफुल है, और इसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव है। मतलब मेरे को वही बात आ जाती है ना, जब ऐसे लिखना करना होता है और फिर मेरे को लगता है कि नहीं ये प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तब मेरे को वो लगता है कि अरे यार, समझ रहे हो? तो कॉन्क्लूज़न ये बोल रहा है कि सम फ्लावर्स आर एक्सपेंसिव, सम फ्लावर्स, कुछ फूल एक्सपेंसिव हैं। भाई जब ये बताओ कि जब सारे फूल ही खूबसूरत हैं तो कुछ फूल एक्सपेंसिव हैं, मतलब लॉजिक देखो। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर फ्लावर्स, सारी दुनिया की जितनी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो सारी फ्लावर्स होती हैं क्या? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। आ रहा है समझ में? नहीं आया? मैं बताती हूँ। जो मैंने आपको गोल्डन ट्रैप बताया था, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे ऑल और सम आ जाए, ऑल और सम आ जाए तो समझ लो कि वहाँ पे कॉन्क्लूजन बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? अगर आप 150 से भी देखोगे तो आप इसको, अगर मैं वो टेक्स्ट ले लेती हूँ तब आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं कहूँ कि ऑल सम, अगर मैं कहूँ यहाँ 100 है, ठीक, और यहाँ जो ये है, ये 50 है, ठीक। अब मैं यहाँ अगर कहूँ सम तो ये 50 हुआ, अगली चीज़ भी 50 हुई, ठीक। अब जब आप दोनों को मर्ज करोगे तो ये 50 से 50 नहीं, अगर ये सेम सेम आ जाए तो आप समझ लो कि यहाँ पे आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, यहाँ आपका नीदर फॉलोज आ जाएगा। मुझे लगता है समझने वाले वेन डायग्राम से भी समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले तो फिर कैसे भी नहीं समझ सकते, है ना। अगली बात मैं करूँ, आई डोंट वॉन्ट टू साउंड रूड, बट द थिंग इज़ कि मेरे को लगता है कि आ गया होगा समझ में, है ना, इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है ये। ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रवि सेज शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रांड फादर्स ओनली सन, हाउ इज पर्सन रिलेटेड टू रवि। रवि कहता है कि वो जो लड़की है वो डॉटर है मेरे ग्रैंडफादर की इकलौते बेटे की। अब माई ग्रैंडफादर ओनली सन पहले डिकोड करो। माई ग्रैंडफादर ओनली सन मतलब मेरे बाबा के इकलौते बेटे, यानी कि मेरे पापा। अब मेरे पापा की अगर वो बेटी है तो मेरी कौन हुई? बहन हुई या कज़न हुई? बस सिंपल, आ गया। अगला है अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। अब जैसे मैंने कहा था कि नॉर्थ फिक्स कर लो, चलो चलो यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि 10 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, कह दूँ मैं कि 10 किलोमीटर ये कहाँ जा रहा है? नॉर्थ जा रहा है, लिख लेने दो, ठीक। टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। अब ये यहाँ से ईस्ट मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा? यहाँ मुड़ेगा। कहाँ जा रहा है? 10 किलोमीटर, ठीक। अब साउथ यहाँ से मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा? नीचे की ही तरफ मुड़ेगा,
कितना चला गया, 10 किलोमीटर। तो अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, आ गया, सिंपल था, निकाल लिया, निकाल लिया। ये कितनी दूरी होगी भाई, यहाँ 10 गया, यहाँ 10 गया, यहाँ 10 गया, तो यहाँ वापस आने में ऐसे कितनी दूरी लगेगी, जितनी दूरी ऊपर है, तो 10 किलोमीटर। आ गया आंसर। वेन डायग्राम का अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 25 प्ले क्रिकेट, 20 प्ले फुटबॉल एंड 10 प्ले बोथ, हाउ मैनी प्ले नीदर। और जब मैंने कहा था नीदर वाला केस निकालना होता है, नीदर वाला केस जब निकालना होता है तब आप क्या करते हो, तब आप क्या करते हो, जो टोटल होता है उसमें से माइनस कर देते हो। क्या माइनस कर देते हो, क्या माइनस कर देते हो, अभी मैंने पढ़ाया है। अगर आपको नहीं आ रहा है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे दवाइयाँ ले रहे होंगे, उनको होश ही खबर नहीं होगी कि मैम आपने क्या क्या ट्रिक्स बता दी मुझे, है ना। ये देखो, टोटल माइनस यूनियन अलग से भी बताया है मैंने, गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स में भी बताया है। तो बेटा अगर अभी तक आंखें बंद थी तो आंखें खोल लो और जानो कि जैसे मैं अगर कह रही हूँ कि 50 बच्चों की क्लास है तो उसमें टोटल माइनस यूनियन करना है। तो यहाँ से यूनियन कैसे निकालोगे, ये बताओ जरा, यूनियन कैसे निकालोगे, यूनियन तो दे रखा है ना, नहीं दे रखा है, बताओ। अच्छा टोटल दे रखा है मेरे को, 50 बच्चे टोटल दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, और आपको नीदर निकालना है, ठीक। यूनियन कैसे निकालते हैं बताना ज़रा, यूनियन कैसे निकालते हैं, अभी ये भी सिखाया है मैंने, अभी इसका फॉर्मूला भी बताया था ना यूनियन वाला। कैसे बताया था कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो 25 और 20 कितना हुआ, 45, 45 में से 10 क्या, कितना बचा, 35, बचा 35। जिन्हें नहीं समझ में आया तो उन्हें मैं कह रही हूँ कि 25 ये हैं, 20 ये हैं, 25 और 20, 45 और 45 में इंटरसेक्शन माइनस कर रही हूँ तो आ गया 35। तो 50 में से 35 गया, तो अब बताओ मुझे बताने की ज़रूरत है क्या, 15 आंसर हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। अब अगला आ गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ, ये तो देखो भाई रिवर्स ही किया है ना। अब इतना ईजी बताओ, मैं बताऊँ, नहीं बताऊँगी मैं, इतना तो मैंने सिखाया है बच्चों, आपको कल भी बताया था मैंने। चलो इसका आंसर मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ, ABCD कौन सा है, जल्दी जल्दी। एनालॉजी, थर्मोमीटर टेम्परेचर करता है तो सिस्मोग्राफ क्या करता है। अब ये तो बेसिक से चीज़ है, थर्मोमीटर टेम्परेचर, अब सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक। अब ये भी कोई बताने वाली चीज़ है, बताओ। रेनफॉल किससे मेजर होती है, जरा नाम मेरे को लिखो, बताओ। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, प्रिया 8th फ्रॉम द फ्रंट एंड 12th फ्रॉम द बैक, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रो। मैंने बोला कि जो दो दे रखे हों उन्हें ऐड कर दो, और है ना, उन्हें क्या कर दो, ऐड कर दो, और उसमें से क्या कर दो, -1 कर दो। तो अगर तुम 12 में 8 जोड़ोगे 20 आ गया, -1 करोगे 19 आ गया। वॉट इज़ द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड एट 3:30, इसका मैंने आपको वो बताया, फॉर्मूला बताया ना। चलो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। कहाँ ये पेंसिल कहाँ जा रही है भाई, पेंसिल हटो तुम। फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ, आंसर कमेंट डाउन करो। अगली बात कैलेंडर की है। कैलेंडर अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 जनवरी 2020 जो लीप ईयर था उस दिन अगर वेडनेसडे है तो 1 जनवरी 2021 में क्या होगा। तो सिंपल सी ट्रिक इसमें याद कर लो कि अगर लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर होता है आने वाला अगला वाला साल, तो उसमें आप +2 कर देते हो। अगर आने वाला साल लीप ईयर नहीं है तो आप उसमें +1 कर देते हो। तो अगर वेंसडे है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो कमेंट डाउन करो, ठीक। उसमें मुझे बताओ, लीप ईयर था अभी 2020, तो उसमें एक दिन ज़्यादा हो गई। अब हम एक दिन एक्स्ट्रा करते हैं, ऐड करते हैं नए साल में, और क्योंकि लीप ईयर था तो एक दिन और बड़ा, मतलब +2 करेंगे तो वेंसडे था। तो बताओ आंसर मेरे को कमेंट डाउन करो। ये आपकी एक्स्ट्रा शीट है जो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, है ना, एडिशनल, जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं और ट्रिकी भी हैं, अलग अलग कैटेगरी के भी हैं, सारे डिज़ाइंड हैं, है ना। आंसर आपको पहले दिख जाते हैं। इसमें मैं थोड़े से और क्वेश्चंस इंटीग्रेट करूँगी और थोड़े से बड़ी आपको मिलेगी प्रैक्टिस शीट, तो वो आपको करनी है, ठीक है।
तो दैट्स द थिंग फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और अभी तक अगर नहीं जुड़े हो चैनल पे जुड़ जाना, अपने दोस्तों को भी जोड़ो, बताओ, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना। आई विल शेयर PDF देयर, आपको सारी चीज़ें उधर मिलती रहेंगी, करती रहेंगी। आप बिंदास तैयारी करते रहो, जगमगाते रहो, खिलखिलाते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नई यूनिट के साथ, दैट इज ICT, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। अगर मैं कहूँ रिसर्च यूनिट, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद कोई यूनिट अगर आ रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा अगर पूछी जा रही है, दैट इज़ ICT, ठीक है। तो उसकी क्लास मिस आउट मत करना, उसके लिए हम आपको मिलेंगे कल। और पेपर 2 अगर इंग्लिश है और उसकी क्लासेस नहीं कर रहे हो तो भाई यू आर एट योर लॉस। उसमें हम ब्रिटिश लिटरेचर पूरा कवर कर चुके हैं, लिटरेरी थ्योरी में स्ट्रक्चरलिज्म और मार्क्सिज्म आज हमने किया है। तो अगर नहीं देखा है तो उसमें भी देख लेना। और चैनल पे सारी प्लेलिस्ट, सारा कंटेंट आपको फ्री में पड़ा हुआ है। और याद रखना, स्टडी वाइजली, नॉट ब्लाइंडली। बस काम जो आपको मिल रहा है आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, समझते रहो। जहाँ जहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना थोड़ा दिमाग चलाइए, वहाँ पे चलाइए। सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए मत बैठिए, ठीक है। वही बात है, मैं आपको रूड लग सकती हूँ बट दैट्स हाउ आई एम। मैं चाहती हूँ कि आप कैसे भी पढ़ो बट पढ़ो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही सबसे आसान चीज़ है अगर आप देखो तो, है ना। चलो, इमोशनल बातें बाद में करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहना, कंसिस्टेंट रहना। और मेरे को कमेंट डाउन में एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। और उसके साथ मेरे को चाहिए कि आप कितना कंसिस्टेंट हैं। अभी 13 डेज में आपका कितना कंसिस्टेंसी स्कोर रहा है मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ। साथ में आपका पेपर 2 का नाम क्या है वो भी मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।